हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम इमल्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोलाइडल्स और हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इमल्शन क्या है? इमल्शन इज द कोलाइडल सिस्टम इन विच द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड। Here two immiscible liquid exist together. How? See. Emulsions are two types, oil in water and water in oil. Emulsions are two types. फर्स्ट है इसमें oil in water and second है water in oil. There is two types, oil in water and water in oil. This is OW and this is WIO. Dispersion medium is here oil in water or here oil. Dispersed phase here is oil and here is water. तो यहां पर ये वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, यहां पर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है और यहां पर ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है, यहां पर ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है। यहां ऑयल ड्रॉपलेट्स, these are oil droplets and these are water droplets. जो तो यहां पर जो है ये क्या है? वाटर ड्रॉप्स एंड दिस इज ऑयल और यहां पर ये हैं ऑयल ड्रॉप्स एंड वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम। अब आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऑयल और वाटर तो इमिसिबल हैं, तो इस तरह से वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? एग्जैक्टली यू आर करेक्ट। तो जो इमल्शन होते हैं बेटा वो हमेशा लायोफोबिक नेचर के होते हैं और इमल्शन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? लायोफोबिक नेचर के होते हैं और इसमें डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच में एफिनिटी नहीं होती। इनको स्पेशल टेक्निक से बनाया जाता है और स्पेशल टेक्निक के साथ बनाने के साथ साथ इनको स्टेबलाइज करने के लिए इनमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं और इन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स को हम इमल्सिफायर बोलते हैं। वी व्हाट कॉल्ड इमल्सिफायर। इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस विच स्टेबलाइज इमल्शन। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जांपल से क्लियर होता है। और ये ऑयल इन वाटर, तो मिल्क इसका एग्जांपल हो गया और इसका बटर इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल, ऑयल तो यहां ऑयल ज्यादा है तो बटर किसका एग्जांपल है? बटर में डिस्पर्शन मीडियम ऑयल है और डिस्पर्स फेज वाटर है और मिल्क के अंदर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, डिस्पर्स फेज ऑयल है। तो पहले हम एक
एग्जाम्पल देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर इमल्शन एंड फिर उसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाटर है और इस वाटर के अंदर मैं ऑयल इस वाटर के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। दिस इज द वाटर। योर वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम एंड अब हमने इसमें एक ऑयल डाल दिया। ऑयल इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, एग्जैक्टली यू आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑयल इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसमें ऑयल डाल के और इसमें ऑयल डालकर इसको विग्रसली स्टर्ड करें तो देखो क्या होगा। तो ये ऑयल ड्रॉप्स इस तरह से अंदर स्प्रेड हो जाएगी और वेरी स्मॉल टाइम में वापस ये कोगुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑयल ड्रॉप्स अंदर स्टेबल नहीं है, ये इमिसिबल है। तो ये वापस कोगुलेट होकर ऊपर फ्लोट कर जाएगी, कोगुलेट होकर ऊपर फ्लोट कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनस्टेबल है और ये ऑयल ड्रॉप हो गई। दीज आर ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉप्स। अब हमने क्या किया, इस वाटर में ऑयल डाला और कंटिन्यूअस विग्रस स्टर्ड कर रहे हैं। मशीन्स होती है इसकी जिसमें वाटर डाल दिया, ऑयल डाल दिया और वो तेजी से उसको स्टर्ड कर रही है। जैसे अपन लस्सी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो कैसे उसको प्रॉपर्ली स्टर्ड करते हैं, उस तरह से यहाँ पर स्टर्ड कर रहे हैं। और फिर हम इसमें इमल्सिफायर डाल देते हैं। हियर सोप, यहाँ पर सोप हियर सोप इज एक्ट एज, हियर soap is act as emulsifier। यहां पर जो सोप जो है वो इमल्सिफायर की तरह एक्ट करेगी। बेसिकली सोप यहां पर क्या है, इमल्सिफायर है। सोप क्या होती है, सोप अपन इस चैप्टर में स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं। सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। आर की वैल्यू C15, S31, C17, मतलब ये काफी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है। और ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है, दिस हाइड्रोकार्बन tail is hydrophobic and this is carboxylic head। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन इसी चैप्टर में, मेरी फर्स्ट क्लास में देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। तो ये हाइड्रोकार्बन टेल जो है ये होती है ऑयल सॉल्युबल, दिस इज ऑयल सॉल्युबल और हाइड्रोफोबिक होती है। और ये जो होती है ये होती है वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं RCOO। तो ये इसका हाइड्रोकार्बन टेल है और ये इसका कार्बोक्सिलिक हेड है। तो जब हम इसमें सोप डालते हैं तो ये
ये जो सोप है जो वाटर के अंदर डिजोल्व इसीलिए हो जाती है क्योंकि कार्बोक्सिलिक हेड वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, तो वो वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। और जब वो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन टेल न चाहते हुए भी वाटर में इसको डूबना पड़ता है, वाटर में एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि ये इसको पुल करके ले जा रहा है, खींच के अंदर ले जा रहा है। तो कार्बोक्सिलिक हेड तो डूबा, लेकिन किसको लेके डूबा? हाइड्रोकार्बन टेल। हाइड्रोकार्बन टेल को बिल्कुल पसंद नहीं है वाटर। अब ये जैसे ही इसके अंदर आई तो ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ये जैसे सॉप डाला हमने, तो ये हाइड्रोकार्बन टेल इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने लग जाती है और ये इसमें इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जैसे जैसे हम इस एक डेफिनेट अमाउंट, तो ये बिल्कुल मूव करके इनके जैसे ये हाइड्रोकार्बन टेल इनके कांटेक्ट में आ जाती है तो इनमें इंसर्ट हो जाती है और ये इंसर्ट हो गई है इस तरह से। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन टेल हैं, तो ये जो ये हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं, ये इन ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं इस तरह से। कार्बोक्सिलिक हेड को ऑयल पसंद नहीं है, तो यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन टेल किसके अंदर इंसर्ट हो गई? किसके अंदर चली गई? ऑयल ड्रॉपलेट में। और यहां पर ये इस तरह से। और अब देखो दोनों का पर्पस सोल्व हो गया, दोनों खुश हो गए, दोनों को अपनी अपनी पसंद की जगह मिल गई, पसंद की चीज मिल गई। कहने का मतलब ये है, अच्छा Na+ फ्री रह जाएंगे अंदर, ये प्लस साइन पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब क्या हुआ? ये जो ऑयल, ये जो आप समझ गए बेटा, जैसे यहां हमने प्रॉपर वाटर के अंदर ऑयल डाला, प्रॉपर स्टर्ड करते जा रहे हैं। आप प्रॉपर स्टर्ड करके वापस छोड़ दोगे तो स्टर्ड कंप्लीट होते ही विदिन अ मिनट सारा ऑयल वापस फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा। पर हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि पहले तो वाटर में ऑयल डालना है और ऑयल को प्रॉपर स्टर्ड करते जाएं और फिर उसमें सॉप डाल दो, धीरे धीरे सॉप डालते जाओ। सॉप के जो हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं वो इस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर इंसर्ट होते जाएंगे, घुसते जाएंगे अंदर, लेकिन कार्बोक्सिलिक हेड नहीं जाएगा उसके अंदर। तो कार्बोक्सिलिक हेड तो सरफेस पे ही रह जाएगा, बाकी हाइड्रोकार्बन टेल पूरा का पूरा अंदर। जैसे किसी बिल में स्नेक है तो वो पूरा का पूरा अंदर है, खाली उसने अपना हेड बाहर निकाल के यूं देख रहा है। ऐसा जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसी तरह से जैसे मैंने कहा ना, कोई स्नेक है वो पूरा का पूरा अपने बिल के अंदर है, अपने होल के अंदर है जिसमें रहता है वो, और थोड़ा सा बाहर से अपना हेड निकाल के बाहर बैठा है, यानी उसकी पूरी टेल उस होल के अंदर है। उसी तरह से यहां पर हाइड्रोकार्बन टेल पूरी की पूरी अंदर है और इसका कार्बोक्सिलिक हेड सरफेस पर है। अब ये कार्बोक्सिलिक हेड क्या करेगा? अब ये कार्बोक्सिलिक हेड वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के और ये यहां स्टेबलाइज रहेगा, और हाइड्रोकार्बन टेल ऑयल के अंदर डिसॉल्व होके वहां स्टेबलाइज रहेगी। अब ये बन गया हमारा इमल्शन। अब यहां पर क्या हो गया? ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे। प्यूरिफिकेशन करेंगे तो प्यूरिफिकेशन करके हम क्या करेंगे? इन Na+ को सेपरेट कर लेंगे, और नहीं भी करें तो भी चलता है, जरूरत है तो आप इसको सेपरेट कर लो, ठीक है, और जरूरत नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। तो हमने Na+ को रिमूव कर दिया डायलिसिस प्रोसेस से या किसी भी मेथड से, जो भी टेक्निक होती है।
जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गई। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के सरफेस पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीड कार्बोक्सिलिक हेड है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो सारी ऑयल ड्रॉपलेट नेगेटिव चार्ज हो गई। अब ये दोनों ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स एक साथ यूं मर्ज होके कोगुलेट नहीं होगी। ये अब जैसे एक मिनिमम डिस्टेंस पे आएगी तो रिपेल करेगी, वापस दूर चली जाएगी, रिपेल करेगी, वापस दूर चली जाएगी। जैसे फिंगर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये दूर दूर है तो ठीक है, जैसे ही पास आएंगे तो रिपेल होगा तो वापस दूर चले जाएंगे। तो उसी तरह से यहां पर भी ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नेगेटिव चार्ज हो गई, तो यहां सोप इमल्सिफायर की तरह एक्ट कर रहा है और ये एक तरह से नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बन गया। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया। मैंने एक एग्जांपल दिया, जबकि बुक में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन हाँ इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस यूं सीधा लिख दिया कि वाटर के अंदर जब ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है, और ऑयल जब डिस्पर्स फेज होता है तो उसको सोप से हम स्टेबलाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं ये बताया मैंने। तो अब यहाँ पर ये जो इमल्शन है, इनमें टू इमिसिबल लिक्विड टुगेदर, पर इनको साथ में रखने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ता है, इमल्सिफायर। तो हियर इज सोप इज इमल्सिफायर। अब यहाँ पर वही वाली बात हो गई, सारे कोलाइडल स्टेट की प्रॉपर्टी आ गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गए। हम जब इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये सारी ड्रॉपलेट्स एनोड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव करता है। एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, और ये रैंडमली मूव करेंगे यानी इनमें ब्राउनिंग मोशन भी होगा, तो कोलाइडल प्रॉपर्टीज इसमें होगी। अब हम तो इसी तरह से हर इमल्शन को किसी न किसी इमल्सिफायर की जरूरत होती है, और वो अगर इमल्सिफायर हम नहीं डालेंगे तो इमल्शन अनस्टेबल है, वो बनते ही उसका लाइफ टाइम बहुत कम होगा। मैं आपको बता दूं, मिल्क के अंदर क्या होता है। बेसिकली मिल्क क्या है, मिल्क इज द इमल्शन, मिल्क इज द इमल्शन। जो मिल्क है बेटा, जस्ट अ मिनट, मिल्क क्या है लिखा हुआ, मिल्क क्या है बेटा, मिल्क इज द इमल्शन। मिल्क के अंदर क्या है, मिल्क में डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, वाटर। डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस होता है इसमें ऑयल। और इमल्सिफायर यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या होता है इसमें, स्टेबलाइजिंग एजेंट जो होती है वो केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होता है इसमें। तो यहां पर क्या होता है, ये जो मिल्क के अंदर जो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, मिल्क के अंदर जो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ प्रोटीन का एक थिन लेयर बन जाता है, क्योंकि प्रोटीन में भी दो पार्ट होते हैं। हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब देखेंगे। दिस इज द प्रोटीन लेयर अराउंड ऑयल ड्रॉप। प्रोटीन में भी दो पार्ट होते हैं। प्रोटीन बेसिकली, प्रोटीन ये होता है RCOO माइनस, सॉरी RCHCOO माइनस एंड NH3 प्लस। तो इसके ये दोनों दोनों पार्ट होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और ये ये हो गया हाइड्रोफोबिक। ये वाला वही एल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक जो ऑयल में है। तो ये वाली तो ऑयल, ये वाली जो हाइड्रोकार्बन टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो अभी मैंने आपको बताया। तो ये तो इसमें घुस जाती है। ये वाली तो किस में घुस जाएगी, ये घुस जाएगी ऑयल के अंदर। ये किसमें, ये वाली जो टेल है वो किसके अंदर चली गई, ऑयल के अंदर चली गई। ये ऑयल ड्रॉपलेट हो गई बेटा। ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर तो आग घुस गया, और ये वाला वाटर के साथ क्या बना लेता है, वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के साथ दोनों ग्रुप क्या बना लेते हैं, ये वाटर के साथ वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है बेटा, मिल्क जो है, ध्यान रखना, मिल्क इज द इमल्शन इन विच वाटर इज
डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेज इज ऑयल, और इस ऑयल के चारों तरफ किसकी कोटिंग हो जाती है? प्रोटीन की। प्रोटीन तो बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, तो ये इजीली इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो वो एक तरह से ऑयल को बिल्कुल कवर की तरह, जैसे मैंने इस मार्कर को कैसे मुट्ठी में पकड़ लिया, इस तरह से चारों तरफ से एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है। अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि है ना, मिल्क में मिल्क प्रोटीन होता है, यानी दूध ज्यादा पियो तो मिल्क के आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें फैट भी होता है, ठीक है। तो इस ऑयल को रिमूव, हम जैसे वाटर को, सॉरी, ऑयल में से फैट को अलग करते हैं, तो लेस फैटी मिल्क हम यूज करते हैं। जैसे काऊ मिल्क क्या होता है? लेस फैटी होता है, उसमें ऑयल कम होता है, तो इसलिए काऊ मिल्क ज्यादा बेटर हो जाता है। जबकि बफेलो का जो ये भैंस जिसको बोलते हैं, बफेलो का जो मिल्क होता है, वो वाला जो मिल्क है उसमें ऑयल ज्यादा रहता है, प्रोटीन कम रहता है। एनीवे, अब आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मिल्क को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऑयल प्रेसिपिटेट हो जाता है। या फिर सबसे बढ़िया, मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं। आप जब भी, आपने देखा होगा डेयरी से आप मिल्क लेके आए और 2-3 घंटे पड़ा रहा, क्या उसके ऊपर मलाई जमी? उसके ऊपर मलाई नहीं जमी। अब मलाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर मलाई नहीं बनती है। लेकिन अगर आपने उस डेयरी से मिल्क लेके आए और उस मिल्क को आपने बॉईल कर दिया, बॉईल करके रख दिया, विद इन हाफ एन आवर आप क्या देखते हैं? सरफेस पर मलाई फ्लोट करके आ जाती है। बेसिकली ये जो मलाई है ये ऑयल है, ये इसका फैट है। हुआ क्या, जब अपन हीट करते हैं, जब अपन मिल्क को हीट करते हैं बेटा, तो मिल्क को हीट करते हैं तो मिल्क के चारों तरफ ये जो रेड वाली, मिल्क के चारों तरफ ये जो रेड वाली प्रोटीन की लेयर है, ये इससे अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो जैसे ही ये प्रोटीन की लेयर सेपरेट हो गई, तो ये जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऑयल इस प्रोटीन लेयर के सेपरेट होने की वजह से, जैसे ये मेरी मुट्ठी क्या है, ये मेरी मुट्ठी प्रोटीन है और ये मार्कर ऑयल है। अब अगर ये खुल गई या थोड़ी सी रप्चर हो गई तो ये ऑयल फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके जम जाता है, हम जिसको क्या बोलते हैं? मलाई बोलते हैं। तो अब आपको समझ गए, यानी मिल्क को हीट करने पर सरफेस पर फैट आ जाता है, सरफेस पर कोगुलेशन हो गया। तो मिल्क को अपन ने हीट किया तो सरफेस पर मलाई जम गई, तो हम अगर इसको हम इसको केमिस्ट्री के हिसाब से क्या बोलेंगे? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे कि जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो इसका जो डिस्पर्स्ड फेज है, ऑयल है, वो कोगुलेट हो जाता है। ये कोगुलेशन का एक एग्जांपल है। तो अपन हीट करते हैं, आप उस मलाई को निकाल लो, इसी तरह से बार बार हीट करते जाओ, जो मलाई जमती जाए वो अलग करते जाओ, तो उस मिल्क के अंदर फैट का कंटेंट कम होता जाएगा, प्रोटीन का बढ़ता जाएगा। और जो मलाई खाता है मतलब वो क्या खा रहा है? ऑयल, फैट खा रहा है बेटा। कह रहे नहीं है। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए मिल्क का। इसी तरह बटर में रिवर्स हो जाता है, बटर के अंदर फैट ज्यादा है और यानी ऑयल ज्यादा है और वाटर कम है। तो ऑयल ज्यादा है तो ऑयल हो गया डिस्पर्शन मीडियम बटर के अंदर, और बटर के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, ये सॉल्ट उसको इमल्सिफायर करता है, इसीलिए आप देख लो बटर में थोड़ा सा सॉल्टी होता है बटर। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। वैसे इमल्शन हमारे इतना डिटेल में नहीं है, तो भी मैंने बेसिक कंसेप्ट आपका अच्छा क्लियर कर दिया इसका। ये देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमल्शन, oil dispersed in water, oil in water, water dispersed in oil, water in oil. Emulsifying agent, the third component used for stabilizing an emulsion. Emulsification, process of making an emulsion. Emulsification क्या है? Emulsification, process of making an emulsion. ये terms है बेटा। Emulsifier क्या है? Stabilize करने वाला। What is the de-emulsification? Name to de-emulsifier, यानी जो emulsion de-emulsification,
जैसे अभी अपन मिल्क को हीट कर रहे थे तो वो एक डी इमल्सिफिकेशन का एग्जांपल था। मिल्क को हीट करते हैं ऊपर मलाई जमती जाती है, यानी डिस्पर्शन मीडियम से डिस्पर्स फेस को अलग करने वाले एजेंट्स। द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन इमल्शन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन। बेटा ये मिस्टेक है, डी यहां लगा दो, डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ डीइमल्सिफायर्स आर सर्फेक्टेंट्स, इथाइलिन ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, रटना ही है इसको। अच्छा, अब कोलाइड, अब आ जाता है नेक्स्ट, कोलाइड्स अराउंड अस। तो ये तो बेटा बहुत सिंपल है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, डस्ट पार्टिकल अलोंग विद वाटर सस्पेंशन इन एयर स्केड ब्लू लाइट। मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही अभी टिल्डन इफेक्ट में कि ब्लू कलर इसका इसलिए है कि हम एरोसोल में है, एयर में डस्ट पार्टिकल है, जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पे लाइट स्क्रेट करती है। सेकंड है फूड पार्टिकल्स सच एज मिल्क, बटर, फ्रूट जूस आर कोलाइड्स। फॉग, मिस्ट एंड रेन आर आल्सो कोलाइड्स। ब्लड, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्ब्यूमिनियल सब्सटेंस। ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये तो अराउंड अस बता रहा हूं कि आप देखो, रिवर वाटर अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, फर्टाइल सोइल आर कोलाइडल इन नेचर इन विच ह्यूम्स एक्ट एज द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ठीक है, तो ये सारे रीड करने हैं, इसको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए डाला है, आप इसको पॉज करके रीड कर लेना, ठीक है ना। कोई एक दो पॉइंट अगर समझ में नहीं आए या मतलब आपको मालूम नहीं पड़े कि ये क्या है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। ये तो जस्ट मैंने डिस्कस किया है कि हमारे अराउंड कोलाइडल पार्टिकल कैसे, कोलाइड कैसे हैं हमारे अराउंड अस, यानी ब्लड देख लो, मिल्क, शुगर, मिल्क, बटर, ठीक है, स्मोक, मिस्ट, फॉग एक्सेट्रा, ये सारे हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल, अब एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सोल में मैं इनकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूं। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, यानी जैसे नंबर 1 इसका एक कोट्रेल प्रोसेस होता है, या 1 बाय 1 देखते चलते हैं। फूड आर्टिकल्स, मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूस एक्सेट्रा आर ऑल कोलाइड्स इन वन फॉर्म और द अदर। मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ फैट इन वाटर प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन केसिंग, मैंने आपको बताया अभी। The cooking of rice, potato, etc. involves the coagulation of starch, यानी अपन जब राइस और पोटैटो को आप जब कुक करोगे तो देखना ऊपर गाढ़ा गाढ़ा कुछ आ जाता है, वो बेसिकली स्टार्च होता है, ठीक है। फ्राइंग ऑफ एग टू इन्वॉल्व द कोगुलेशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन बाय हॉट ऑयल, ठीक है। जब हम एग को फ्राई करते हैं तो एग के अंदर जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो कोगुलेट हो जाता है। तो ये है ना बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे के सारे आपको रटने ही लर्न ही करने फैक्ट है, ठीक है। तो आप खाली इसको पॉज करके रीड करते चले, थोड़ा थोड़ा मैं बताता चल रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। अब ये ये सीवरेज जो होते हैं, तो सीवेज डिस्पोजल, देखो सीवेज डिस्पोजल में क्या होता है, आजकल नई टेक्निक आ गई है, उसके अंदर क्या है, ये जो सीवेज बेसिकली जो है, यानी जो हमारे घरों से, फैक्ट्री से ये जो सीवेज बाहर आता है, यानी वेस्ट लिक्विड जो हमारे घरों से और फैक्ट्री से बाहर आता है, बेसिकली ये कोलाइडल सोल है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कनेक्टिंग रिवर के अंदर, अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्टिंग रिवर के अंदर, हर सिटी में कनेक्टिंग रिवर होती है अधिकतर सिटीज में, तो कनेक्टिंग रिवर के अंदर अगर डायरेक्ट रिलीज कर देंगे उसको तो वो रिवर तो पोल्यूट हो जाएगी, तो हम वो हार्मफुल है हमारे लिए भी। तो हम क्या करते हैं, पहले सीवेज को ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े टैंक बने हुए रहते हैं और उन टैंक्स के अंदर वो ये सीवेज पास होता हुआ रिवर तक पहुंचता है। अब इन टैंक्स के अंदर हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं। अब ये हाई वोल्टेज के जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं तो इनमें पोटेंशियल पास होता है, तो जो ये कोलाइडल पार्टिकल होते हैं
वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट हो जाता है। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, उन टैंक के अंदर ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स जो हैं, वो सारे के सारे हार्मफुल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर न्यूट्रलाइज होके और कोगुलेट होते रहते हैं अराउंड इलेक्ट्रोड्स। टाइम टू टाइम लेबर अंदर एंटर करके और उनको इन टैंक से बाहर निकालती रहती है, और इससे क्या होता है कि जो वाटर आगे से आगे जाता जाएगा, उसके अंदर पोल्यूशन कम होता जाएगा, वो लेस पोल्यूटेड होता जाएगा, क्योंकि जो पोल्यूशन था वो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, वो कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से उन टैंक्स के अंदर कोगुलेट हो गया और उन कोगुलेट मास को हम बाहर निकाल देते हैं। और ये कोगुलेट मास भी मैनुअल है, यानी खाद है, क्रॉप और इनमें काम भी आता है। तो ये सीवेज डिस्पोजल था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। सेकंड है ब्लू कलर ऑफ स्काई, अभी मैंने बता ही दिया, लाइट का स्क्रीटिंग है डस्ट पार्टिकल पर। टेल ऑफ द कॉमेट, ये भी डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में कि कॉमेट जब अपने ऑर्बिट से छूटता है और अर्थ के ग्रेविटेशन में आता है, तो वो अपने पीछे सैंड का बलून छोड़ देता है। जो मैं टेम्पो का एग्जांपल दे रहा था कि जो ये बड़े ऑटो होते हैं सिटी के अंदर तेजी से चलते हैं, तो पीछे स्मोक का बलून छोड़ते हैं, तो ये पीछे किसका बलून छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, डस्ट पार्टिकल्स का, जिसमें से लाइट पास होती है। तो टिल्डेन इफेक्ट की वजह से लाइट स्क्रेट हो रही है और टिल्डेन कॉन बनती है, वो चमकता हुआ दिखता है, उसको हम कॉन बोलते हैं, टिल्डेन कॉन भी बोलते हैं या कॉमेट भी बोलते हैं, कॉमेट टेल भी बोलते हैं उसको। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। स्मोक प्रेसिपिटेटर, ये वाला पॉइंट नया है, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है। तो स्मोक प्रेसिपिटेटर जो है, ये आप देख ही रहे हो, इसको कोट्रेल बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कोट्रेल, कोट्रेल, ठीक है ना। तो या स्मोक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं, चिमनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि जो जैसे सीमेंट का प्लांट है, तो सीमेंट के प्लांट से जो स्मोक बाहर आता है, गैसेस बाहर आती है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली चले जाएंगे तो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे। तो सीमेंट प्लांट हो गए या इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे रिलीज होने वाली गैसेस को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एरोसॉल है, ठीक है। एयर के अंदर सॉलिड सीमेंट पार्टिकल्स भी होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, तो इनको हम पहले इस चिमनी से पास करते हैं। इस चिमनी की स्पेशलिटी है, इसको कोट्रेल बोलते हैं टेक्निकली, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी ये कि इसके अंदर भी आप देख लो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं हाई वोल्टेज से, और ये हाई वोल्टेज 50,000 वोल्ट पास होता है इसके अंदर, 50,000 वोल्ट पास होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं, और ये कम से कम 100 से 80 फीट लेंथ होती है। उसका रीजन है क्योंकि वो गैस तो बहुत तेजी से बाहर आ जाती है, निकल जाती है, तो ये इसका डायमीटर तो कम होता है और लेंथ बहुत ज्यादा होती है। उससे क्या होगा, गैस को अंदर मतलब इस गैस को बाहर निकलने में टाइम लगेगा, यहाँ से गैस को बाहर निकलने में टाइम लगेगा। इवन देन आप ऊपर देखो तो एक ज्यादा डायमीटर वाला आउटलेट भी नहीं है, स्मॉल डायमीटर वाला ही आउटलेट है। इससे क्या होगा, गैस धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी, और जब तो इतने हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड्स के कांटेक्ट में आएगा तो गैस के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट से रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होते ही वो प्रेसिपिटेट होके नीचे गिरने लग जाते हैं। तो ये नीचे, ये देखो, ये ऊपर जा रही है, ये सारे डस्ट पार्टिकल नीचे गिरते जाते हैं या इकट्ठे होते हैं, लेबर टाइम टू टाइम हटाते रहती है, तो यहाँ से जो गैस बाहर निकलती है वो लेस पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये कोट्रेल सिस्टम है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 कार्बन पार्टिकल फ्रॉम स्मोक गेट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये सारा उसी के बारे में लिखा हुआ है, आप रीड कर लेना इसको पोस्ट करके। हाई पोटेंशियल है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। और फिर दूसरा है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आर्टिफिशियल रेन क्या है, जो हमारे क्लाउड है, आपको जो क्लाउड है वो क्लाउड भी कोलाइडल सिस्टम है। क्लाउड के अंदर क्या है, एयर है और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। एक तरह से वो
एयर तो हो गई डिस्पर्शन मीडियम क्लाउड के अंदर, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सारी हो गई डिस्पर्स्ड फेस। अब ये जो क्लाउड के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बेसिकली वो जनरली नेगेटिवली चार्ज होती है। वैसे क्योंकि उसके डस्ट, हमारे जो डस्ट पार्टिकल हैं, मैं क्लियर कर दूं, डस्ट पार्टिकल सिलिकेट्स होते हैं बेसिकली, और सिलिकेट्स जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस जो क्लाउड के अंदर आप देखो कभी भी बारिश पड़ती हो तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। जब रेनी सीजन हो तो आप क्या करना, बाहर एक बाल्टी या कुछ भी पोट रख देना और उसमें वाटर कलेक्ट होने देना। अब जब वो वाटर कलेक्ट हो जाए तो वाटर कलेक्ट होने के बाद आप उस वाटर को पड़े रहने देना। तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो जो सारा का सारा वाटर है, वो सारा का सारा वो जो वाटर है वो ऐसे कैसा पड़ा रहेगा। तो थोड़े टाइम आप देखोगे कि वाटर के बॉटम में आपको मिट्टी नजर आएगी, क्ले नजर आएगी, फाइन पार्टिकल डस्ट के नजर आएंगे। एक्चुअल में ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो ऑलरेडी क्लाउड के अंदर थे और ये डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज थे। तो अब आपको मैं बता दूं क्लाउड क्या है। क्लाउड है बेसिकली क्लाउड है कोलाइडल सिस्टम जिसमें एयर डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो डिस्पर्स फेज है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में डस्ट पार्टिकल स्प्रेड रहते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये वेपर जमीन से बनकर ही तो गई है। या दूसरा, अगर वो वाटर जब वेपराइज होकर ऊपर उठता है तो मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि एयर के अंदर बहुत सारे कार्बन पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लाउड हो गया, क्लाउड में एयर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, और उनके स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन है, डस्ट पार्टिकल और कार्बन पार्टिकल। अब वो क्लाउड बन गया। अब क्या हो गया, अब ये क्लाउड जैसे जैसे हैवी हो जाएगा। अब अपन वो क्लाउड के अंदर आप क्या करो, कोई जाके इलेक्ट्रोलाइट हार्डी शुंजे लो, अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो उसके अंदर आप है ना कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे AgNO3 हुआ, NaCl हुआ, इस तरह का कोई इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, तो ये इसके उस क्लाउड पे आप स्प्रे कर दो। तो जैसे ही हम किसी कोलाइडल सिस्टम में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के जो ऑपोजिट आयन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन, इफेक्टिव आयन, कोगुलेटिंग आयन होगा, वो उन कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा, कोगुलेशन होगा। तो क्लाउड के अंदर जैसे ही हम सॉल्ट को स्प्रे करते हैं, तो ठीक है, हेलीकॉप्टर से ऊपर चले गए और वहां पर हमने क्या किया, उन क्लाउड्स के अंदर क्या स्प्रे कर दिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन स्प्रे करते ही वाटर ड्रॉपलेट्स न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वो कोगुलेट होने लग जाएगी, रेन आने लग जाएगी। इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेन। अभी रिसेंटली दिल्ली में भी कराई थी। एनीवे, इसके अलावा अगर हम और देखें तो मैंने क्या कहा, ब्लड, हमारा ब्लड भी कोगुलेट, ब्लड भी क्या है, ब्लड इज द कोलाइडल सॉल। उसके अंदर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, WBC, RBC, ये एक्सेट्रा जो है वो उसके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स फेस है। ये ब्लड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल है क्योंकि उसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन पॉलीमर है, प्रोटीन है, ठीक है, और उसके अंदर आयरन होता है, और आयरन Fe+2 स्टेट में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल। अब जब हमारे को छोटी मोटी चोट लगती है या खरोंच लगती है तो आपने देखा होगा पुराने लोग क्या करते हैं, पुराने लोग उसके ऊपर एलम, जैसे मेरे को यहाँ चोट लग गई तो वो क्या करते हैं, हमारे नाना नानी, दादा दादी थोड़ा सा एलम लेते हैं, पानी डालते हैं और उसको यूं करते हैं तो हमारा ब्लड रिलीज होना बंद हो जाता है। एक्चुअल में एलम क्या है, एलम इज द डबल सॉल्ट। एल्यूमिनियम, एलम क्या है, एलम है एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट ये एलम का फॉर्मूला है। इसमें दोनों सॉल्ट का एक क्रिस्टल है जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और
अमोनियम सल्फेट है। ये एलम का फॉर्मूला है, फिटकरी, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, दिस इज द एलम, फिटकरी। अब इस एलम, ये एलम जब डिसॉल्व होता है तो ये Al+3 आयन देगा, NH4+ आयन देगा और सल्फेट आयन देता है, SO4- आयन देता है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। किस तरह से एक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही हमने इस एलम का कुछ इस तरह से इसको यहां पर रब किया तो क्या हो जाएगा? एलम का कुछ पोर्शन इसके ऊपर थिन लेयर बनाएगा, उसके आयंस, ठीक है, ब्लड को कोगुलेट करेंगे और ब्लड यहां कोगुलेट हो जाएगा। तो नया आने वाला ब्लड नहीं बन पाएगा क्योंकि ऊपर हमारा सरफेस पे एक क्लोट बन गया। तो ब्लड रिलीज को रोकने के लिए भी हम एलम यूज करते हैं, पर ये माइनर इंजरीज के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा जब वेल से या हेडपंप से हम पानी भर के लाते हैं तो हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये जो है वो क्या करते हैं, उसके अंदर फिटकरी डाल देते हैं, यानी एलम डाल देते हैं। तो क्यों? क्योंकि उस वेल वाले पानी से, उस हेडपंप के जो पानी है उसके अंदर डस्ट के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो मैंने अभी कहा वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये जो एलम हम जैसे डालते हैं तो एलम के जो ये पॉजिटिव आयन है, एलम के ये जो पॉजिटिव आयन है, ये डस्ट पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, और डस्ट पार्टिकल न्यूट्रलाइज होते ही अब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं, वो धीरे धीरे कोगुलेट होते हैं और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पे आप खुद भी कर सकते हो। हेडपंप से पानी ले लो, इवन देन टेप वाटर का ही वाटर ले लो और उसको एक पोर्ट में डाल दो और फिर उसमें थोड़ा सा एलम डाल दो और इवनिंग में डाल दो और अगले दिन मॉर्निंग में उठोगे और आप देखोगे कि बहुत सारा सैंड बॉटम में सेटल है। ये कोगुलेशन का एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इसमें, डेल्टा फॉर्मेशन। जहां रिवर और सी मीट करते हैं वहां डेल्टा बनता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो देखो डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं कि जो गंगा नदी है हमारी, गंगा रिवर है, जब वो हिमालय से गंगोत्री से निकली तो गंगा बिल्कुल प्योर थी, यानी उसके अंदर पोल्यूशन नहीं था। लेकिन वो जैसे जैसे आगे मूव करती हुई डिफरेंट सिटीज में आ गई, उत्तराखंड से यूपी में आ गई, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये रिवर आगे फ्लो करते हुए आगे जा रही है तो उसमें सारे सिटीज का सीवरेज जा रहा है, साथ में डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि मूव तो अर्थ सरफेस पर ही कर रही है। तो धीरे धीरे जो ये प्योर वाटर था ओरिजिन पर, ये प्योर वाटर के अंदर इतना सारा पोल्यूशन आ जाता है, डिफरेंट टाइप के इसमें कोलाइडल पार्टिकल इंसर्ट होते जाते हैं। तो धीरे धीरे ये वेस्ट बंगाल तक आते बिग कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और वेस्ट बंगाल के अंदर इसको हुगली बोलते हैं, है वो गंगाई। अब वेस्ट बंगाल के बाद वो बे ऑफ बंगाल में, यानी सी के अंदर जब शिफ्ट हो रही होती है तो उस समय तक इसमें नंबर ऑफ मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूज कोलाइडल सोल बन चुका है, जिसमें बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। और आपको मालूम है, हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि अगर कोलाइडल सोल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो जो ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन से न्यूट्रलाइज होके कोगुलेट होने लग जाते हैं। तो जो सी वाटर है, सी वाटर तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। सी वाटर में बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉल्ट हैं, एल्यूमिनियम+3 आयन है, Na+ है, Cl- है, Mg+2 है, K+2 है, फास्फेट है, बहुत सारे अलग अलग आयंस उसमें अवेलेबल है। यानी सी वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब जब सी और रिवर मिल रही है तो मैं क्या कहूंगा, सी वाटर इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर एंड रिवर इज अ बिग कोलाइडल सॉल। तो दोनों जब मिलेंगे तो सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट्स रिवर के कोलाइडल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब को न्यूट्रलाइज करके मीटिंग पॉइंट पर जहां सी वाटर और रिवर वाटर मीट हुआ वहां एक कोगुलेट मास बन जाता है, और वो बहुत बड़ा कोगुलेट मास बनेगा। इसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये कोलाइडल सोल के काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो रूटीन
रूटीन लाइफ में हम देखते हैं टूथपेस्ट है तो वो भी कोलाइडल सेल है, सोल है। जेल है तो जेल भी क्या है, कोलाइडल, जेल भी बेसिकली कोलाइडल सोल है। जेल भी बेसिकली बेटा क्या है, कोलाइडल, कोलाइडल सिस्टम है। जेल में क्या होता है, जेल हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन जेल में हम जेल के अंदर जेल इमल्शन, जेल के अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम है, जेल के अंदर जो डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड है, जेली इसका एग्जांपल है। और जो डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्स्ड फेस है वो है लिक्विड, यानी लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सॉलिड के अंदर स्प्रेड रहती है। इसका एग्जांपल जेली है, एगर एगर है, सेमी सॉलिड्स बहुत सारे जेल कैटेगरी में आते हैं। तो मैं अभी आज वाली क्लास यही ओवर करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट और नए कंसेप्ट और नए इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।